हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों की डिमांड के अनुसार भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी की घटना चक्र शुरू करने जा रही हूँ, जो आप सबके एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज सबसे पहला टॉपिक जो हम सब देखेंगे वह है भारत का संवैधानिक विकास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास इसे दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। चलिए देख लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित ब्रिटिश संसदीय अधिनियम 1763 से 1853 ईस्वी तक। ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम 1858 से 1947 तक। कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम। नोट्स देख लेते हैं। ब्रिटिश संसद के 1763 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया एवं उनकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया। कितना? 5 वर्ष। इस एक्ट के अनुसार वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। कौन बना? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। तो हो जाएगा वो आपका वारेन हेस्टिंग। तथा फ्रांसिस क्लेवरिंग मानसन और वारवेल काउंसिल के सदस्य नियुक्त हुए। सब परिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम्स की प्रेसिडेंसी के सैनिक असैनिक शासन का अधिकार दिया गया तथा इसे प्रमुख मामलों यथा विदेश नीति में मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसियों का अधीक्षण भी करना था। इस एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की। कब? 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे, कुल मिलाकर 4। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने से प्रतिबंधित किया गया। ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया। इस एक्ट में निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दे दी गई, परंतु राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। किसका? बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्ति भी प्रदान की गई। ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किए। 1793 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। कितने वर्ष के लिए? 20 वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यद्यपि चीन के साथ तथा चाय के व्यापार पर उनका एकाधिकार बना रहा। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस चार्टर एक्ट की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्मस्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जा सकता था। देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल
कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में उसे केवल राजनैतिक कार्य ही करने थे। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य, चौथा सदस्य को सम्मिलित किया गया। सर्वप्रथम मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। इस एक्ट के तहत परिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया था। इस एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधित मानदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त किया गया। 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्ति से पृथक करने की व्यवस्था की गई। विधि निर्माण हेतु भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। सिविल सेवा को भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया गया। प्रश्न कोश को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो आपका आंसर ए हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, जिसकी स्थापना 1774 में की गई। सर एलिजाह इम्पे इनके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी, तो ये आपका ये सही हो जाएगा। लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, ये गलत हो जाएगा। इसलिए आंसर ए हो जाएगा केवल एक। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1, सूची 2। ए, नियंत्रण परिषद की स्थापना। तो हो जाएगा आपका ए 2 हो जाएगा, एक का 2 हो जाएगा। पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784। बी देख लेते हैं, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, तो बी का 1 हो जाएगा, नियामक अधिनियम 1773। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, तो आपका हो जाएगा सी का 3, चार्टर अधिनियम 1813। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, तो डी का हो जाएगा 4, चार्टर अधिनियम 1833। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा बी। नियामक अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 नियंत्रण परिषद बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना। चार्टर अधिनियम 1813 इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति तथा चार्टर अधिनियम 1833 गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? 1833 का चार्टर एक्ट, ये सही हो जाएगा। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, ये सही हो जाएगा। पश्चिमबिंद एवं आग्लबिंद विवाद, ये भी सही हो जाएगा। इसलिए आपका आंसर डी हो जाएगा, 1, 2 और 3। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने के प्रावधान को अपनाया गया। 1823 में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया।
गठन किया गया, जिनकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की थी। समिति में 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे, जिनके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। इनके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेटिंक 1828 से 1835 के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों के नेता ट्रेवलियन थे, जबकि H.T. प्रिंसेप प्राच्य शिक्षा के समर्थक के नेतृत्वकर्ता थे। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो आपका हो जाएगा आंसर ए, 1813 का चार्टर अधिनियम। 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था, जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में कंपनी को केवल राजनैतिक कार्य ही करने थे। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। ये सही हो जाएगा। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। ये भी सही है। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। ये गलत हो जाएगा, इसलिए आपका आंसर ए हो जाएगा। केवल 1 और 2। चार्टर एक्ट 1813 द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार चीन और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा, समाप्त कर दिया गया। साथ ही इस एक्ट के माध्यम से कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ भी किया गया। इस एक्ट से हालांकि कंपनी को अपने 20 वर्षों के लिए इस क्षेत्र का अधिकार और राजस्व सौंपा गया, तथापि यह ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता के प्रतिकूल नहीं होता था। इस प्रकार प्रश्नगत कथन 1 और 2 सही हैं, परंतु कथन 3 सही नहीं है, क्योंकि भारत का राजस्व 1858 के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद के धीरे नियंत्रण में लाया गया, जब ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बना तथा विशेषकर राजस्व प्रशासन में उनकी सहायता के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुल हिस्सा लेना संभव बनाया? तो आपका हो जाएगा आंसर ए, चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा संख्या 87 थी, जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्मस्थान, वंशानुक्रम, वर्ण अथवा इसमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। कालांतर में राजनैतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी। ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम नोट्स देख लेते हैं। ब्रिटिश संसद के भारतीय शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया,
गवर्नर जनरल को अब भारत का वायसराय भी कहा जाने लगा, जो ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बना। कौन? लॉर्ड कैनिंग। इस अधिनियम द्वारा भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। इस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं मुंबई की प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी शक्ति देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। इसने वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया, जो अधिकतम 6 माह की अवधि तक प्रभावी हो सकता था। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से 6 दिन की पूर्ण नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया, परंतु पूरक प्रश्न पूछने तथा मतदान का अधिकार नहीं था। सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को मार्लिमिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? मार्लिमिंटो सुधार। इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इनके तहत वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को पहली बार शामिल प्रथम सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा किया गया। इस अधिनियम के केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायी शक्ति को बढ़ावा दिया। परिषद के सदस्यों को बजट एवं लोकहित के विषयों की विवेचना करने, प्रस्ताव लाने तथा प्रश्न पूछने के साथ पूरक प्रश्न करने का अधिकार दिया गया। इसमें पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था। भारतीय शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए इसे सिखों, भारतीयों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों के लिए भी लागू किया गया। इस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई। इस अधिनियम के द्वारा सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में बांट दिया गया। द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती थी। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। प्रांतीय विषयों को 2 भागों में आरक्षित तथा हस्तांतरित विषयों में बांटा गया। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया। इनके अंतर्गत एक आयोग का गठन किया जाता था, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद इस अधिनियम की समीक्षा करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। भारत में मुद्रा एवं शांख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। कौन सी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित जातियों,
महिलाओं और श्रमिकों को इसमें सम्मिलित किया गया। इसी अधिनियम के तहत वर्ष 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया तथा दो नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण हुआ। इनके तहत कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभुत्व घोषित किया। इसने वायसराय का पद समाप्त कर दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया। इनके अंतर्गत ब्रिटिश शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया। प्रश्न कोश को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो आपको हो जाएगा आंसर बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की। इनके अंतर्गत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। इस अधिनियम के तहत 6 दिन की पूर्ण नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्न में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो आपका हो जाएगा आंसर बी, माले मिंटो सुधार 1909। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में माले मिंटो सुधार 1909 द्वारा ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो आपका हो जाएगा आंसर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वेयर थे। उपयुक्त दिए गए विकल्पों में भारत सरकार अधिनियम 1935 नहीं होने के कारण विकल्प डी सही उत्तर है। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो हो जाएगा आपका आंसर बी, 1937। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो आपका हो जाएगा आंसर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन का उपलब्ध 1919 के अधिनियम द्वारा किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया, आरक्षित और हस्तांतरित विषय। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो आपका हो जाएगा आंसर ए, भारत शासन अधिनियम 1935। 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता है? प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, ये विशेषता है। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, ये नहीं हो सकता। केंद्र द्वैध प्रांतों को विधानीय शक्ति का हस्तांतरण, ये हो जाएगा आपका, इसलिए आंसर आपका सी हो जाएगा। केवल 1 और 3। भारत शासन अधिनियम 1919 ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित अधिनियम था। इसका उद्देश्य भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ावा था। इस अधिनियम को भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू एवं वायसराय
लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा राज्यों में द्वैध शासन की स्थापना की गई, जिनके तहत प्रत्येक राज्य में राज्य के प्रशासनिक विषयों को 2 श्रेणियों में बांटा गया: आरक्षित एवं हस्तांतरित। आरक्षित विषय प्रांतीय गवर्नर एवं उनकी कार्यकारी परिषद के तहत रखे गए, जबकि हस्तांतरित विषयों का उत्तरदायित्व तो प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को सौंपा गया। साथ ही केंद्र और प्रांतों के मध्य भी शक्तियों का बंटवारा संघीय एवं प्रांतीय विषयों के रूप में किया गया। जहां तक मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था का प्रश्न है, तो यह प्रावधान 1909 के अधिनियम में ही कर दिया गया था। 1919 के अधिनियम में यह व्यवस्था न केवल जारी रही, बल्कि इसे सिखों, यूरोपियों, भारतीयों, ईसाइयों एवं एंग्लो इंडियनों के लिए भी विस्तारित किया गया। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की? तो आपका हो जाएगा आंसर डी, भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 में। ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत प्रारंभिक रूप से भारत सरकार अधिनियम 1919 से हुई, जिसे 1935 के भारत सरकार अधिनियम से विस्तारित और स्थापित किया गया। ज्ञातव्य है कि झारखंड लोक सेवा आयोग ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी माना था, जिसे संशोधित उत्तर कुंजी में परिवर्तित कर विकल्प डी किया गया। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई, तो आपका हो जाएगा आंसर सी, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई। ऊपरी सदन राज्य परिषद अवधि प्रथम बैठक से 5 वर्ष कहलाता था तथा इस अधिनियम की धारा 18 के तहत इनके 60 सदस्यों में से अधिकतम 20 सदस्य सरकारी हो सकते थे। निचला सदन केंद्रीय विधानसभा अवधि प्रथम बैठक से 3 वर्ष कहलाता था तथा भारत सरकार अधिनियम 1919 की धारा 19 के तहत इसमें मूलतः 140 सदस्यों का प्रावधान था, जिसमें से 100 निर्वाचित तथा 40 मनोनीत, जिसमें से अधिकतम 26 सरकारी होते थे। ज्ञातव्य तो है कि 1919 के अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु बने नियमों के तहत राज्य परिषद के 60 सदस्यों में से 33 के निर्वाचित तथा शेष 27 के मनोनीत होने का प्रावधान किया गया, जबकि केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर पहले 143 से 102 निर्वाचित प्लस 41 मनोनीत तथा फिर 145 से 104 निर्वाचित प्लस 41 मनोनीत कर दी गई। उल्लेखित है कि दोनों सदनों में से मनोनीत सदस्यों में से एक बरार से निर्वाचित होने वाले सदस्य भी होते थे, जिन्हें गवर्नर जनरल मनोनीत करता था। बरार से मनोनीत होने वाले सदस्य के निर्वाचित होने के कारण अनेक उल्लेखों में उसे निर्वाचित सदस्य की संख्या में शामिल कर दिया गया है। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? तो आपको हो जाएगा आंसर सी, 1919 एक्ट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हो जाएगा आपका 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया, इसलिए आपका आंसर बी हो जाएगा केवल 2। मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में अभिहित भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था, परंतु यह समिति वर्गों की महिलाओं के लिए ही था और सभी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। इस प्रकार कथन एक सही नहीं है।
1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रस्तावित निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित वर्गों में महिलाओं और श्रमिकों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान करते हुए विधानमंडल में स्थान आरक्षित किए गए थे। इस प्रकार कथन 2 सही है। भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। ये सही हो जाएगा। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक था। ये भी सही है, इसलिए हमारा आंसर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों। भारत में आधुनिक मेरिट आधारित सिविल सेवा ICS का प्रारंभ 1854 में लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना हेतु तथा 1855 से इस हेतु प्रतियोगी परीक्षा लंदन में ही आयोजित की जाने लगी। भारतीयों को लगातार मांग के बावजूद यह परीक्षा भारत में न होकर लंदन में ही होती रही। अतः भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के अनुसार वर्ष 1922 से ICS की परीक्षा भारत में भी होनी प्रारंभ हुई। पहले इलाहाबाद में तथा बाद में दिल्ली में। 1930 के दशक के अंत तक यूरोपवासियों की उपलब्धि भारतीय सिविल सेवा में कम होती गई तथा इस सेवा में 1941 तक स्पष्ट रूप से भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक हो चुका था। केंद्रीय विधानसभा का निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ? तो हो जाएगा आपका 1926 और 1945, ये दोनों हुआ था। इसलिए आपका आंसर सी हो जाएगा। A और C दोनों। प्रश्नगत वर्षों में से वर्ष 1926 और वर्ष 1945 का केंद्रीय विधानसभा चुनाव भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो आपका हो जाएगा आंसर सी 1945। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका केंद्रीय विधानसभा का अंतिम निर्वाचन वर्ष 1945 में आयोजित किया गया था। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। तो आपका हो जाएगा आंसर बी भारत सरकार अधिनियम 1935। यद्यपि ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी, तथापि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति अनुच्छेद 123 भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 एवं 43 से प्रेरित है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? तो आपका हो जाएगा आंसर सी 1935 का भारत सरकार अधिनियम। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रवृत्त किया गया। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। साथ ही यह भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में से सबसे जटिल दस्तावेज था। इस अधिनियम में भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायपालिका, केंद्र और राज्यों की मध्य शक्तियों का विभाजन आदि की व्यवस्था की गई थी। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इसमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? तो आपका हो जाएगा आंसर सी भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लिखित
योजना पर आधारित था। इस अधिनियम की 7वीं अनुसूची में संघीय राज्य और समवर्ती सूची में विषयों का विभाजन किया गया था। इसके अतिरिक्त प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया था, जो प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इस संघ का निर्वाचन तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांत चीफ कमिश्नर प्रांतों एवं देशी रियासतों से मिलाकर होता था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकती। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। निम्नलिखित में से भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था, तो आपको हो जाएगा आंसर सी 1935 के अधिनियम द्वारा। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था, तो आपको हो जाएगा आंसर ए भारत सरकार अधिनियम 1935 में। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी, तो आपको हो जाएगा आंसर सी भारत सरकार अधिनियम 1935। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी, तो आपको हो जाएगा आंसर सी गवर्नर जनरल को। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थानीय अवयव नहीं है, तो आपका हो जाएगा आंसर ए देश के लिए लिखित संविधान। भारत शासन अधिनियम 1935 में देश के लिए लिखित संविधान का उल्लेख नहीं था। भारत के लिए संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। अन्य 3 विकल्प भारत शासन अधिनियम 1935 में समाहित थे। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। इसका आंसर ए हो जाएगा, आंसर ए। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के शासन अधिनियम पर आधारित है। इस अधिनियम के मुख्य उपबंध इस प्रकार हैं: संघात्मक सरकार की स्थापना, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, प्रांतीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय विधानमंडल, केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन तथा फेडरल न्यायालय की स्थापना आदि। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ, तो आपका हो जाएगा आंसर सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रावधानों के अनुसार वर्ष 1937 में वर्मा को भारत से अलग किया गया था।